you. So, in this video, we are going to discuss the constitutional validity of form laws recently passed by our parliament. तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंट फॉर्म लॉज जिनके ऊपर इतना प्रोटेस्ट हो रहा है उन वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो वैलिड हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही जाएंगे इनको हम चैलेंज करेंगे और ये वहाँ पे नल एंड वाइड हो जाएंगे. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मतलब होता क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं. इसका मतलब ये होता है अगर कोई लॉ बन रहा है या कोई बिल पास हो रहा है, कोई एक्ट हो बन गया, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन से कोऑर्डिनेट कर पा रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से सुसंगत है कि नहीं है. ऐसा तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 19 के अंडर, एंड इट सेड एंड एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया हैज़ द राइट टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. सो अगर कोई लॉ बन जाता है और कह सकते हैं ये लॉ बनता है कि कोई भी कि अपने स्टेट के बाहर और कहीं रिसाइड कर ही नहीं सकता, सिर्फ अपने स्टेट में ही कर रहा है, तो ये लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये इस बात पे खारिज हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट ये आज़ादी दे रहा है और ये लॉ जो है ये आज़ादी रोक रहा है. तो ऐसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो उन्हें मतलब यही जुडिशरी चेक करती है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं. तो बेसिकली ये फॉर्म लॉज हैं, इन पे भी बात उठ रही है. अपोजिशन वाले कुछ कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. क्यों है कह रहे हैं, पहली बात तो इनके कंटेंट में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ भी हम समझेंगे. सेकंड, इसका प्रोसीजर गड़बड़ है. देखिए मैं यहाँ से भी ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की बात करूँगा. आई एम नॉट हियर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटेंट ऑफ द फॉर्म लॉस. वो किसी और वीडियो में कवर कर लूँगा अगर मेरा मूड हुआ तो. वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है और वैसे भी इतनी वीडियो तो बनी गई, ऐसे सब लोग ज्ञान दिया करते हैं, उन्हें पता ही होगा. तो पहले तो समझते हैं कि कंटेंट उसका फॉर्मूलाज का क्या है और उसका प्रोसीजर कैसा है. देखिए कॉन्स्टिट्यूंट जो इसका है, कॉन्स्टिट्यूशन से कोऑर्डिनेट करते हुए अगर कोई लॉस को चेक करना है तो सबसे पहले बेसिकली जुडिशरी ये चेक करती है क्या वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं है. यानी आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स का आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कई लेक्चर्स में कि ये वही बताता है कि अगर कोई लॉ बन जाता है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो उस एक्सटेंट तक खारिज हो जाएगा, जुडिशरी से खारिज कर देगी जिस एक्सटेंट तक वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को हार्म करता है. तो फॉर्म लॉज देखो डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स को किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं. हाँ अगर कोई कहना चाहे तो वो ये कह सकता है कि आर्टिकल 21 को का वायलेट कर रहा है. बोलेगा कैसे कर रहा है, तो बोलेंगे कि वो मेरी आजीविका राइट टू लाइफ है, उसके अंदर मेरी आजीविका का आता है, तो उस बेसिस पे वायलेट कर रहा है. लेकिन ऐसा कोई बोले, देखिए आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है. मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया था उसका कि आप उसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं. लेकिन डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट कर नहीं रहा और इस बेसिस पे भी कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही वीक बेस है. सेकंड आता है बेसिक स्ट्रक्चर. देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, अगर कोई लॉ है और वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है तो वो नल एंड वाइड हो जाता है. बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कुछ मूल चीज़ें हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, अडल्ट फ्रेंचाइज है, फेडरलिज्म है. अब कल को कोई लॉ बन जाए, बोलेंगे जो सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस में वो सिर्फ वोट डाल सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा लॉ नहीं बन सकता है, क्योंकि सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर दी हुआ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में. 1973 केशवानंद भारती केस, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो उसके हिसाब से आप कुछ कम ज़्यादा एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. लेकिन आप सोचिए अगर पूरी न्यू हिला दें कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो अमेंडमेंट नहीं होगा, वो होगा री रिटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और दिस पार्लियामेंट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सो ही कैन नॉट री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लिख सकता है, वो अमेंड कर सकता है. तो कह रहे बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर पे क्यों जाएंगे, क्योंकि उसमें फेडरलिज्म होता है. जी फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो कह रहे हैं फेडरलिज्म को कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं जो एग्रीकल्चर जो लॉज हैं वो एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है. तो उस पर यूनियन ने कानून कैसे बना दिया, तो हम इस बेसिस पे जाएंगे तो और स्टेट लेजिस्लेटिव के पावर से भी कुछ चैलेंज करते हुए जाएंगे. तो हम यहाँ चेक करते हैं क्या सच में ऐसा है या नहीं है. तो 7 शेड्यूल अपना कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है. स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स जिन पे से भी स्टेट कानून बनेगा, जैसे कि पुलिस है, अगर यूपी की पुलिस है तो उस पर से यूपी का कानून बनाएगा, सेंटर कानून नहीं बना सकता. अगर सेंटर कानून बनाएगा तो स्टेट का कानून माना जाएगा, सेंटर का नहीं माना जाएगा. सेम एज यूनियन लिस्ट, उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे सिर्फ सेंटर कानून बनाएगा और अगर उस पर स्टेट बनाता है कानून तो वो नहीं माना जाएगा. कॉन्ट्रेंट लिस्ट में दोनों ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, और अगर दोनों के लॉ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं देन फॉर्मर विल प्रिवेल, यानी कि सेंटर का लॉ माना जाएगा, स्टेट का हट जाएगा. अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट में. स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 14 एग्रीकल्चर दिया हुआ है, साफ साफ. एंट्री 26 ट्रेड एंड कॉमर्स एंड 27
प्रोड्यूस सप्लाई एक्सेट्रा, दिस ऑल अराउंड आर एग्रीकल्चर, दिस ऑल रिवॉल्व्स अराउंड एग्रीकल्चर। तो अब इस पर कोई भी कह सकता है कि साफ साफ लिखा है स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर दिया हुआ है, सेंटर ने कैसे कानून बना दिया। लेकिन यहाँ पे भी कुछ पेच है, आपको कॉन्क्रीट लिस्ट में समझना होगा। कॉन्क्रीट लिस्ट में क्या हुआ था, आपको पता है कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था नेहरू जी ने, वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए किया था, क्योंकि ये हुआ था ना कि किसानों को न्याय देना है और ज़मींदार बहुत सारी ज़मीन लेके बैठे थे। तो उन्होंने 9 शेड्यूल आ गया, वो फॉर्म लॉस को उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से बचने के लिए बना दिया। लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का है, हमें एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड काम करने हैं, और कुछ स्टेट उनकी बात मान नहीं रहे थे। तो इसलिए उन्होंने थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 1954 में और एंट्री 33 जुड़वा दी कॉन्क्रीट लिस्ट में। और ये बात करता है प्रोड्यूस सप्लाई ट्रेड एंड कॉमर्स, इसका सब पॉइंट एग्रीकल्चर है। अब आप समझिए, कॉन्करेंट लिस्ट में भी एग्रीकल्चर, स्टेट लिस्ट में भी एग्रीकल्चर है, और दोनों के लॉस बनेंगे तो सेंटर का लॉ माना जाएगा और पार्लियामेंट लॉ बना रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इस पे तो कंफर्म हो जाता है कि ये लॉ कंटेंट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में खारिज नहीं होगा, वो ये है कि स्टेट लिस्ट की जो एंट्री 26 और 27 है, इसमें साफ लिखा है दीज एंट्रीज आर सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कहीं भी लिख जाए विद सब्जेक्ट टू, इसका मतलब होता है ये जो लिखी है इसको मानो, लेकिन उसके अलावा जो और भी लिखा है उसको भी मानो। यहाँ क्या लिखा है, विद सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 33, यानी एंट्री 33 को देखते हुए स्टेट लिस्ट की एंट्री 26 और 27 काम करेगी। तो इस पे साफ हो जाता है कि कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कह रहे हैं कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, सेंटर ने कैसे कानून बना दिया है, तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट लॉ को खारिज नहीं करेगा। प्रॉब्लम आएगी, अब प्रॉब्लम है कुछ लोग प्रोसीजर पे जाएंगे। प्रोसीजर क्या था, तो ये हुआ कि ऑर्डिनेंस 5620 को निकाल दिया गया। ऑर्डिनेंस अब निकाला जाता है जब कोई सेशन के दौरान कोई भी हाउस सिटिंग में ना हो, एक हाउस ना हो या दोनों ना हो, तब भी ऑर्डिनेंस लगा दिया जाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस जब पास हो जाता है तो उसकी एक कंडीशन होती है कि जब सेशन शुरू होगा तो उसे 6 वीक के अंदर उसे उस लॉ को पास कराना होगा। तो मानसून सेशन शुरू हुआ एंड द बिल हैज़ पास्ड इन लोकसभा, क्योंकि वह मेजोरिटी थी गवर्नमेंट की, अच्छी खासी मेजोरिटी। राज्यसभा में गया तो 20 को वो गया, तो वहाँ पे बहुत हंगामा हुआ। अपोजिशन ने कहा सेलेक्ट कमेटी बना लो, वो थोड़ा लॉ को आगे खींचना चाहते थे, डिले करना चाहते, लेकिन सेंटर का कुछ मूड था भी नहीं, क्योंकि वो सेलेक्ट कमेटी में भी कुछ उनका उनका था ही, पास कराना है तो पास कराना है, कह दिया पीएम ने कह दिया तो कैबिनेट ने कह दिया तो कौन रोकेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कैसे रोका, देखिए सेलेक्ट कमेटी जब बनती है ना तो उसमें भी बहुमत पे ही होता है, बहुमत गवर्नमेंट की है, तो वो आराम से उसने मना कर दिया, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर दूसरा वो वॉइस वोट होगा, राज्यसभा के उसने जो थे चेयरमैन डिप्टी, उन्होंने कहा कि वॉइस वोट होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वॉइस वोट नहीं होगा, क्योंकि वॉइस वोट के लिए राज्यसभा की प्री कंडीशन है कि हर मेंबर अपनी अलॉटेड सीट पे बैठा हो। कोरोना की वजह से एक तो अल्टरनेट बैठे थे, ऊपर से कई लोग एब्सेंट भी थे, तो इस पे कैसे हम करा देते, उन्होंने वॉइस से करा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वॉइस में मेजोरिटी ना होती बिल नहीं पास होता। देखिए बिल तो ज़्यादा उस दिन की अगर आप अटेंडेंस देखें तो बिल पास होने के चांसेस थे, लेकिन गवर्नमेंट ने वॉइस वोट है वो करा लिया। तो लेकिन अगर जैसे वॉइस वोट पे अगर वो राज्यसभा में अगर बिल पास ना भी होता तो गवर्नमेंट के पास जॉइंट सिटिंग का वो है ही प्रोविज़न, तो वो जॉइंट सिटिंग करा लेती। जॉइंट सिटिंग तो आपको पता ही है कि वहाँ पे जो लोकसभा में जिसकी ज़्यादा पावर होती है वो आराम से पास हो जाता, तो वो उसे बस 2-3 दिन डिले कर पाते, जबकि बिल तो पास होना ही था। और सेकंड सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है आर्टिकल 122, इसमें लिखा है द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन एनी ग्राउंड्स ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। देखिए इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के अंदर हो रही जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको लेकर कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। हाँ, आप पार्लियामेंट में जो अंदर रूल्स बन रहे हैं उसमें उनको चैलेंज कर सकते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट अपनी प्रोसीडिंग्स में सॉवरेन बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट भी सॉवरेन बॉडी अपनी प्रोसीडिंग्स में, पार्लियामेंट भी है। इसीलिए आर्टिकल जो उसको 370 को में जो हुआ था कि बिना डिस्कशन के पास करा दिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स वो पार्लियामेंट खुद तय करेगा। और देखिए सुप्रीम कोर्ट भी ज़्यादा इन मामलों में करता नहीं है कुछ, क्योंकि देर इज़ ए इलेक्टेड गवर्नमेंट विद होल्डिंग 350 सीट्स इन द पार्लियामेंट, इन लोकसभा इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो, उसके हर बिल में टांग अड़ाना इतना आसान होता भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट आजकल बहुत ही नॉर्मल जुरिडिक्शंस के साथ चल रहा है, उसका एक्टिव जुरिडिक्शन नहीं आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं नॉर्मल जो सबको उम्मीद लगे, जो इसको कहते हैं प्रो गवर्नमेंट, कुछ लोग कहते हैं प्रो गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की चमची है, वो ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल चलती है क्योंकि गवर्नमेंट पावरफुल है वो। और सुप्रीम कोर्ट का एक प्रिजम्पशन भी होता है, अगर कोई लॉ
आता है तो सुप्रीम कोर्ट मान के चलती है कि वो लॉ पहले से सही है, जिसको प्रॉब्लम है वो इस लॉ के खिलाफ, इसको मतलब लॉ को प्रूफ करे कि ये गलत है। अगर वो प्रूफ कर देता है तो हम लॉ नॉन एलवाइड कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट पहले से मान के भी चलता है। और सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव जुरिडिक्शन अभी चल नहीं रहा है, अगर लेकिन कब पता कब मूड बन जाए, चल जाए, कुछ भी अपना एक्सप्लेनेशन दे सकता है, जैसे केशवानंद भारती में दिया, मेनका गांधी में दिया। तो ये सारी बातें होती हैं। सो द कंक्लूजन इज, अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या क्या ये बिल कंटेंट और प्रोसीजर के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो सकता है, so I will said no on the basis of procedure and content. This act will not be void in the Supreme Court बिकॉज इतना सब जो मैंने बता ही दिया कि आर्टिकल 22 तो 122 सबसे मेन वेपन है, वो जब तक है तो उसमें देखो आर्टिकल 370 में भी ऐसा था। तो इस वजह से इतना आसान होगा नहीं सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, अब उसमें वो कंटेंट में नहीं है, प्रोसीजर में नहीं है। अब बाकी जो प्रोटेस्ट फार्मर कर रहे हैं वो उन पे उनकी मर्जी है कि वो क्या कराना चाहते हैं बिल के साथ। बाकी इस बेसिस पे तो वो लॉ खारिज होने वाला है नहीं। अब किसी और वीडियो में बात कर लेंगे कि वो उसका फार्मर्स के लॉस का कंटेंट क्या है, उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, लेकिन वो बड़ा टॉपिक है, इतनी आसानी से जल्दी होगा नहीं। यहाँ पे हमें ये चेक करना था कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं। जैसे मैं अभी बाद में ट्राई करूँगा कि सीए पर भी बहुत हो रहा है कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या होगी, वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन पड़ी हुई है, तो उस पर भी मैं सोचूंगा, ट्राई करूँगा कि अपनी कुछ क्लैरिफिकेशन दूँ जो मुझे लगता है। To at last make your own views instead of influencing by any news channel or any newspaper। नहीं, न्यूज़पेपर वैलिड देते हैं पर कभी कुछ बायस हो जाते हैं, जैसे हिंदू को बहुत कहते हैं बायस्ड हैं। तो अपने विचार करो, उसमें न्यूज़ व्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। वैलिडिटी पे जो है कि वो इतनी आसानी से खारिज होने वाला है नहीं। सो थैंक यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।